हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। सो वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स थ्योरी का पार्ट 1। क्या डिस्कस करेंगे हम? पी ब्लॉक तत्व सिद्धांत भाग 1, पहला पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी पीरियडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो हमारा एस ब्लॉक होता है और जो हमारा पी ब्लॉक होता है, इनमें जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2 एंड पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है एवरीवन। उसके अलावा जो डी ब्लॉक है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक है उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि वो डीप सीटेड है। किसमें? डी ब्लॉक में, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डीप सीटेड है। ठीक है एवरीवन। ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं। तो उन 4 ब्लॉक्स में से आज हम एक ब्लॉक जो कि पी ब्लॉक है, जिनमें जनरली जिसमें नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन। तो स्टार्ट करें अब हमारी आज की क्लास, जो कि डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ये ब्लॉक्स हैं, जो एलिमेंट्स है, जो ये पीरियडिक टेबल है, इसका इंट्रोडक्शन तो आपको लोअर ग्रेड्स में मिल जाता है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, किस तरीके से जो ट्रेंड्स में वेरिएशन होगा वो हम थोड़ी सी अपर ग्रेड्स में सीख लेते हैं। और अब इस लेवल पे आने के बाद हमें पीरियडिक टेबल और उसके सारे एलिमेंट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम जो ट्रेंड्स हैं, जो एटॉमिक नंबर है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का रिलक्टेंस है, या जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, या रेडियस क्यों सेम है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, या क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्यों है, या किधर जाने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, किधर आने पर मेटेलिक करैक्टर घट रहा है, ये सारी बातें आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आप उस पीरियडिक टेबल से अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हो और आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट्स कहां पर प्रेजेंट है। अगर हमें ये पता है कि कौन सा एलिमेंट्स कहां पर प्रेजेंट है, तो हम उसके बारे में बहुत सारी बातें बहुत इजीली बता देते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ताकि एक हमारा माइंड में एक मैप क्लियर हो, एक रूट क्लियर हो कि आज हम यहां तक चलेंगे। तो हम जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, प्रस्तावना। पी ब्लॉक तत्वों के गुणों में आवर्तिता, मतलब पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये अब तक लोअर ग्रेड की बात है, कुछ हायर ग्रेड की बात नहीं आई इसमें। अभी तक लोअर ग्रेड की बात है कि जो पीरियडिसिटी होती है, मतलब जो रिकरेंस होता है प्रॉपर्टीज का, बार बार रिपीट जो हो रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है, वो क्यों आता है और कैसे आता है और कहाँ आता है, वो सारी बातें आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है। फिर भी मैं क्विक रिकॉल भी यहां पर दूंगा आपको। फिर हम देखेंगे हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, मतलब हाइड्राइड्स के गुण। फिर हम देखेंगे ग्रुप 13 से ये पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें नीचे 2 रोज प्रेजेंट होती हैं, और इस पीरियडिक टेबल में इस वाले ब्लॉक को हम पी ब्लॉक बोल देते हैं। रीजन इसका ये होता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में, एक्सेप्ट हीलियम, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पी ब्लॉक में, मतलब पी आप क्या कहेंगे, सब शेल में आते हैं, राइट। पी सब शेल में आते हैं, तो इसलिए हम इन्हें पी ब्लॉक कह देते हैं। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है तो एस ब्लॉक, लास्ट डी में तो डी ब्लॉक, और लास्ट एफ में तो एफ ब्लॉक।
तो हम फिर देखेंगे ग्रुप 13 जो ग्रुप 13 है, जो एलिमेंट्स हैं उसके ग्रुप 13 के, उनको हम क्या बोल देते हैं, बोरोन फैमिली, क्योंकि बोरोन उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है। अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स की, तो बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, राइट, फिर थैलियम, ये आपके प्रेजेंट होते हैं वहां पे। चलिए, तो उसके बाद हम देखेंगे बोरोन की तैयारी, मतलब प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ बोरोन, बोरोन की तैयारी, गुण और उपयोग। फिर हम देखेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, सेम बातें, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम की तैयारी, गुण और उपयोग। और लास्ट में फिर मैं सेशन को समराइज करूंगा। ठीक है एवरीवन, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक माइंड मैप बन गया है कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब एक इजी मतलब हो गया चैप्टर ऑटोमेटिकली, कि हमें ये पता लग गया कि ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो एक छोटा सा इंट्रो तो मैं आपको ऑलरेडी देख चुका हूं, और अब आप यहां पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर पी में वो जा रहा है, पी में अगर वो जा रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डेफिनेटली वो पी ब्लॉक होगा। ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, 6। कौन कौन से, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा। जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्ट हीलियम की हम बात कर रहे हैं, वो है NH2 NP126। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP1। जो पीरियडिसिटी आती है ना, वो इसी वजह से आती है क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो टॉप टू बॉटम सभी एलिमेंट्स का सेम है। मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ग्रुप 13 के लिए, सभी एलिमेंट्स का n की वैल्यू चेंज होगी, बाकी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी के लिए NH2 NP1 होगा। कहीं 3s2 3p1, कहीं 4s2 4p1 एटसेट्रा, कहीं 5s2 5p1। सेम अगर ग्रुप 14 की बात करूं, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 हो जाएगा। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 हो जाएगा। ग्रुप 14 में NH2 NP2, बाय मिस्टेक मैंने NH2 NP3 बोला था आई थिंक। ग्रुप 14 का NH2 NP2, ग्रुप 15 का NH2 NP3, ग्रुप 16 का NH2 NP4। बहुत इजी है, बहुत इजी। ग्रुप 17 का NH2 NP5 और ग्रुप 18 का NH2 NP6। ठीक है, जैसे जैसे हम जिस ग्रुप को डिस्कस करते रहेंगे, हम उसके एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बता रहेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 13, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेनली आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हैं 13 14 15 16 17 18। और जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंबाइंड फॉर्म में बताऊं, तो सभी में NH2 आ रहा है और NP126 चल रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो जेड इफेक्टिव है, एक्चुअल जो चार्ज जो फील होगा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पीरियड डिक्रीज होता है। वो फर्स्ट टू थर्ड पीरियड, क्योंकि वहां पर s और p ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है, जिनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, वो डिक्रीज करेंगे डेफिनेटली। बट जैसे हम फोर्थ पीरियड पे चलते हैं, तो फ्रॉम फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स इट इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि हमारे डी एंड एफ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी शील्डिंग बहुत कम होती है, पुअर शील्डिंग होती है, जिस वजह से जो एक्चुअल चार्ज है, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, वो ज्यादा फील होने लगता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। बहुत सिंपल सी बातें हैं, जो कि खराब परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। इसलिए NH2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब बंधे रहते हैं, और जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं किससे, बताइए, न्यूक्लियस से। जिस वजह से क्या होता है, अगर वो बहुत क्लोज है, तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया डी इलेक्ट्रॉन्स का। जिस वजह से क्या होगा कि NH2 तक, जो NH2 आउटर मोस्ट है, उस तक न्यूक्लियस का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है, इसलिए उसने उनको अच्छे से अट्रैक्ट करके बांध के रख रखा है। मतलब वहां से उनका, उन NH2 इलेक्ट्रॉन्स का केमिकल रिएक्शन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कराना
थोड़ा मुश्किल हो गया। इसी वजह से जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है डेफिनेटली 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अगर ऊपर +3 स्टेबल है तो नीचे जाते जाते 1+1 स्टेबल हो जाती है। रीजन उसका NH2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग फॉर्मेशन में या बॉन्ड पार्टिसिपेशन में रिलेक्टेंस करते हैं, मना करते हैं, और इसी इफेक्ट को हम बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोल देते हैं हम इसे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उस पर्टिकुलर ग्रुप की जनरल, जैसे बोरोन फैमिली की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल है। बट अब जो नीचे जाने वाले ग्रुप हैं, नीचे जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उनमें +1 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। रीजन क्या रहता है उसका? रीजन रहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब रिलक्टेंस ऑफ S electrons towards the bond formation, उसे हम क्या कहते हैं? inert pair effect. Therefore the oxidation state 2 unit less than the group oxidation state becomes progressively more and more stable in each group. ये सिर्फ 13 ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप 14, 15, 16, 17 सभी में S इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है टॉप टू बॉटम जाने पर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब पुअर शील्डिंग जो हो रही है। ठीक है, इसलिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल, अधिक स्थिर हो जाती है। इसे एक्रिय युग्म प्रभाव भी कहा जाता है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के नेक्स्ट पॉइंट पर। पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। Non-metals and metalloids exist only in the p block of the periodic table. ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नॉन मेटल्स जैसे कि आपके बोरोन हो गए, बाकी आपके मेटलॉइड सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट। बाकी आपकी नोबल गैसेस भी हैं। उसके बाद आपका हेलोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, बोरोन फैमिली है। इस सारे एलिमेंट्स के बारे में बार बार बोलिए ताकि आपको ये पॉइंट रिमाइंड्स हो जाए, एलिमेंट्स के नाम रिमाइंड्स हो जाए, आप कभी भूले ना। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो एडिशन ऑफ न्यू शेल होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जहां इजीली कर रहे हैं वहां पर मेटेलिक करेक्टर होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो जाते हैं वहां पर नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं वो मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, ये ट्रेंड्स बहुत बार हम देख चुके हैं। ठीक है, तो एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ गई है, लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ गई है, गेन करने की टेंडेंसी उतनी नहीं बढ़ी है, या मैं कहूं गेन करने की टेंडेंसी घट गई है। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। Between metals and non-metals a few metalloids are also present, जो कि मैंने बताया आपको, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, राइट। उसके अलावा जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एटसेट्रा, जो चलेंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग? p पाई मल्टीपल बॉन्ड, जैसे आप BF3 में देख सकते हैं p पाई मल्टीपल बॉन्ड। रीजन क्या है? बोरोन का भी 2p, और फ्लोरीन भी इसी फैमिली का है, उसका भी 2p, और फ्लोरीन के पास अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बोरोन के पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए तो हम BCl3, BF3, AlCl3, ये किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब लुईस एसिड का, राइट। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास एक टेंडेंसी होती है टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। क्या ये p पाई d पाई बनाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है, आप ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं कि 2d इज नॉट पॉसिबल। अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू भी 2 है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर, n नेवर बी इक्वल टू l, ध्यान रखना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पीरियड जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड के, वो क्या बना सकते हैं? p पाई मल्टीपल बॉन्ड।
अगर मल्टीपल बॉन्ड हो रहा है, आपने देखा होगा, एक छोटी कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक किसान थे, 5 बेटे थे, उनमें लड़ाई हो रही थी, तो किसान ने उन्हें एकता कैसे समझाई, उन्होंने सभी को एक एक डंडी दी, एक एक जो डंडी सिंपल होती है वो दे दी और बोला तोड़ के दिखाओ, तो सभी ने तोड़ दी। बट फिर उन पांचों जो उनके हाथ में स्टिक थी उनको एक साथ रखा और एक एक बेटे को दिया और कहा तोड़ के दिखाओ, तो वो नहीं तोड़ पा रहे थे। तो इस कहानी का कोई और मोटिव नहीं है, कहानी का सिर्फ इतना मोटिव है आपको ये समझाना कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो तोड़ना इजी है, डबल बॉन्ड हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रिपल हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा। तो मल्टीपल बॉन्डिंग चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एक तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का अपने पीरियड में स्मॉल एटॉमिक साइज होता है और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उनकी हाई हो जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, उस बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा। मूव करूं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। आपको ये तो पता ही होगा जो N2 गैस होती है, इसको इनर्ट बोल देते हैं नेचर में, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव करती है। अगर ये इतनी आसानी से रिएक्ट कर जाती तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में, आपको पता ही है। परसेंटेज आप जानती हैं, लोअर ग्रेड में पढ़ चुके हैं, अराउंड 78% नाइट्रोजन है, राइट। O2 ऑक्सीजन में प्रेजेंट है अच्छी मात्रा में, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाती, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, CO2 आदि। तो इस तरह की मल्टीपल बॉन्ड्स ये फॉर्म कर लेते हैं और तभी आपको ये कंपाउंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तभी आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन राइट गैस जो है CO2 गैस है ये देखने को मिल रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की दूसरी आवर्त मतलब सेकंड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं, डू नॉट एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी ड्यू टू देयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 में तो पॉसिबल ही नहीं होंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है या उससे कम है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो डेफिनेटली उसके लिए L2 नहीं हो सकता। L उसके लिए या तो 0 रहेगा या L उसके लिए 1 रहेगा, 2 नहीं होगा, बिकॉज N is always greater than L और N never be less than L। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। N never be less than equal to L, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 में D पॉसिबल नहीं है, D ऑर्बिटल नहीं है, तो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी है D ऑर्बिटल्स की। देयरफॉर हालाइड्स ऑफ सच एलिमेंट्स डू नॉट हाइड्रोलाइज इजीली, जैसे BCl3 CCl4 राइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इजीली नहीं होती, क्योंकि ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, इन पॉइंट से ही क्वेश्चन बढ़ते हैं। जबकि अगर आप थर्ड पीरियड पे चले गए तो 3 में तो D पॉसिबल है, 3D इज पॉसिबल, while elements of third period and onwards 3D 4D etc they only form single bond। एक तो वे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं and can expand their covalency due to the presence of vacant d orbitals, जिस वजह से वो P4 बना लेते हैं, S8 बना लेते हैं, क्राउन रिंग स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, AlF6 3 नेगेटिव बना लेते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन भी बना लेते हैं, राइट। AlF6 3 नेगेटिव ये अनायन है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी orbitals, due to the availability या due to the presence of d orbitals। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करूं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे CO2 ही ले लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे और कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी है जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि हमारा NO ये न्यूट्रल है। एंड मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, राइट। जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक भी होते हैं, जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, राइट। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक। तो इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर आप कहेंगे एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। एंड डाउन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक करेक्टर बढ़ने का मतलब बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि मेटल्स आर मेटेलिक जो क्या होते हैं,
oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Generally, non-metallic oxides are acidic in nature. Some oxides are amphoteric and some non-metallic oxides are neutral as well. न्यूट्रल भी होते हैं, ऐसा नहीं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्लियर एवरीवन? जैसे जिंक ऑक्साइड आपने देखा होगा, ये एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने देखा होगा, ये भी एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक से घबराना नहीं है, उभयधर्मी नाम कह रहा है, दोनों के साथ रिएक्शन कर लो, एसिड के साथ भी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके साथ? एसिडिक नेचर भी शो कर देते हैं और बेसिक नेचर भी शो कर देते हैं, दोनों तरह का नेचर शो करते हैं। एसिडिक नेचर भी शो कर देते हैं ये, और बेसिक नेचर भी शो कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जानते, सामान्यता जनरली oxides with a higher oxidation state are more acidic in nature. जितनी ज्यादा oxidation state होगी, generally oxide with higher oxidation state are more acidic in nature. ये point mind में एकदम से छाप लीजिए, राइट? तो oxides with a higher oxidation state are more एसिडिक इन नेचर। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती जाएगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है एवरीवन? चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। बेसिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक हाइड्राइड्स। जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स समझ रहे हो? एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बन गया H पॉजिटिव, जिसको प्रोटॉन बोल देते हैं और हाइड्रोजन आयन बोल देते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो बन गया नेगेटिव आयन, मतलब जिसको हाइड्रोजन अनायन भी बोल सकते हो और हाइड्राइड आयन भी बोल सकते हो। ये होते हैं हाइड्राइड्स, मतलब ये नेगेटिव की फॉर्म में, तो जिससे जुड़ रहे होंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो जैसे कि हमारा NH3 PS, अभी हम बोरोन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए बोरोन के हाइड्राइड समझ लिए। BH3 ये बोरोन का हाइड्राइड हो गया। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक कैरेक्टर उनका इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, बट जो हाइड्राइड्स हैं उनका बेसिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक हाइड्राइड्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर बेसिक डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट अपोजिट हो जाएगा। जनरली लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि लेफ्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम जाने पे दोनों पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और बेसिक कैरेक्टर पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स का क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कब? जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। मूव करूं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एग्जांपल NH3 PS3 ASS3। तो NH3 यहां पर लोन पेयर अवेलेबल है, PS3 पर भी अवेलेबल है, ASCS3 पर अवेलेबल है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। NH3 सबसे ज्यादा बेसिक है, अमोनिया इज मोर बेसिक अमंग PS3 ASS3 एंड NH3। तो ये नाइट्रोजन फैमिली की बात चल रही है। कौन सी फैमिली की? नाइट्रोजन। अभी हम जनरली पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, राइट? अभी हम जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर स्पेसिफिकली एक एक ग्रुप को देखेंगे। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली एटसेट्रा, 15 16 17 18, ठीक है। ये तो हो गया डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और लेफ्ट टू राइट समझ लीजिए, बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो NH3 H2O HF, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17। बाकी हाइड्राइड आयन तो सबके साथ ही है, H, राइट? H तो सबके साथ ही है। आप ऐसे समझ सकते हो ये अमोनिया है, ये वाटर है और ये क्या है? HF। ये क्या है? HF, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर NH3 H2O और HF ये हमारे हाइड्राइड्स हैं। क्या है ये? हाइड्राइड्स, अमोनिया वाटर एंड HF। अब मूव करूं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझेंगे आप?
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। साइज अब हाइड्रोजन का तो उतना ही है, बट जो आप एलिमेंट दूसरा ले रहे हैं उसका साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। मतलब थर्मली टेम्परेचर के साथ वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ड्यू टू विच क्या होता है, देयर टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन कराएं और खुद का ऑक्सीडेशन कर लें। अब जो दूसरे का रिडक्शन कैसे कराएंगे, हाइड्रोजन अपने अंदर से निकालकर उनको हाइड्रोजन देके, और जहां हाइड्रोजन का गेन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाई उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा, थर्मली वो लेस स्टेबल होते जाएंगे। बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो एच जल्दी रिलीज होगा और दूसरे का रिडक्शन जल्दी होगा, मतलब ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बनते जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी तो डिक्रीजेस हाइड्राइड्स की, बट ड्यू टू विच क्या होता है, देयर टेंडेंसी टू एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ ये पॉइंट। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल क्या होता है हाइड्राइड्स का, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है सेंट्रल एटम का। अगर साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी एंड रिपल्शन इंटरेक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर साइज बढ़ गया तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो लॉन पेयर उसको घूमने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गया, तो अब वो रिपल्शन कम करेगा। तो चार्ज डेंसिटी and repulsion interaction also decreases on moving down a group। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो चार्ज डेंसिटी है, अगर साइज बढ़ गया तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ गई। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत पास पास नहीं है, बॉन्ड एंगल वाले जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बहुत ज्यादा पास पास नहीं है, तो वो आपस में भी रिपल्शन नहीं कर पाएंगे उतना ज्यादा। तो चार्ज डेंसिटी एंड रिपल्शन इंटरेक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। और बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स का क्या होता है, डेफिनेटली डाउन ए ग्रुप या टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप डिक्रीज करता है। एग्जांपल H2O, H2S और H2SC, राइट। H2SC में तो जाके नियरली 90 ही हो जाता है, राइट। कितना हो जाता है, 90। ठीक है, तो ये सभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बिलोंग करते हैं। तो H2O जहां पर दो लोन पेयर है, S में भी दो लोन पेयर है और SC में भी दो लोन पेयर है। यहाँ लोन पेयर से का भी रोल है और साथ में जो बॉन्ड पेयर है और जो सेंट्रल एटम का साइज है उसका भी रोल है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन है, जो चार्ज डेंसिटी है, एक्चुअली वो थोड़ी सी ज्यादा स्पेस में आ गई है, तो रिपल्शन उनके बीच में कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कम। तो बॉन्ड एंगल बढ़ाने का रीजन क्या है, तो चार्ज डेंसिटी एंड रिपल्शन इंटरेक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जिस वजह से बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। आप यहाँ पर देखेंगे H2O में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, फिर H2S में और फिर H2SC में। H2O में ज्यादा, देन H2S, देन H2SC। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, इस तरीके से साइज बढ़ रहा है। ये हम नीचे की तरफ चल रहे हैं इसी पर्टिकुलर ग्रुप 16 में। ठीक है, इफ सेंट्रल एटम, यदि केंद्रीय परमाणु एक ही आवर्त के हैं, सेम पीरियड के हैं सेंट्रल एटम, एंड हैव द सेम हाइब्रिडाइजेशन, देन एज द नंबर ऑफ, अब लोन पेयर का रोल रह गया। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर सभी एलिमेंट सेम ही पीरियड के हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, देन एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ठीक है, इसमें कोई डाउट, बहुत सिंपल सी बात थी। क्या बात है कि अगर सेंट्रल एटम जो सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन है, देन जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल घटने लगेगा। एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं, तो जैसे जैसे क्या होगा, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ गए, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा। बॉन्ड एंगल का साइज तो सब लगभग सबका सेम, छोटा ही होता जा रहा है, और जो लोन पेयर्स है वो रिपल्शन ज्यादा करेंगे, तो बॉन्ड को क्या कर देंगे, बॉन्ड पेयर्स को क्लोज लेंगे, जिस वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज करता है एज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ती है। तो क्लियर।
मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो वेंडरवॉल इंटरेक्शंस भी बढ़ती हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, लाइक विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब समझिए, एक्सेप्ट HF H2 और NH3। HF H2 और NH3 में क्या होता है, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो HF NH3 एंड H2 हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड जनरली इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, बट ये सभी आप देख सकते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड के, मतलब अपने ग्रुप में टॉप में बैठे हुए हैं, और इस फिर भी इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। ये बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जनरली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने पर। यूनिक बिहेवियर हम समझेंगे। यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा होता क्यों है? वो होता है, एक तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप का, वो एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, सबसे छोटा साइज होगा। और वो सेकंड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल नहीं होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन द वैलेंस शेल। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करती है जैसे जैसे साइज बढ़ता है। क्लियर एवरीवन? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये हो गया हमारे यूनिक बिहेवियर की बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहला ग्रुप डिस्कस करना, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली को। तो बोरोन फैमिली में कौन कौन है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। These are the members of group 13. Boron is a non-metal, while rest of the members are metal. Aluminium, gallium, indium, thallium, ये क्या है? मेटल्स है। बोरोन एक अधातु है, बोरोन एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक करेक्टर, डायगोनली भी आप देखेंगे ना, डायगोनली, तो जब आप एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएंगे डायगोनली, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, so boron is a non-metal while rest of the members are metals. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे? पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वो होता है NH2NP1, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, NH2NP1 होता है किसका? बोरोन का। ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ ये किसका है, बताइए किसका हो सकता है? NH2NP3। NH2NP3 होता है आपका ग्रुप 15 का। किसका होता है? ग्रुप 15 का। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ग्रुप 13 का, क्या होता है? NH2NP1। बट ये मैंने यहां पर आपको इसलिए भी दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रुप 15 में जब आप थर्ड में जाते हैं, जब आप थर्ड पीरियड में मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो जाते हैं। कौन से ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। वो तो ग्रुप 13 में भी होते हैं और 14 में भी होते हैं। समझने वाली बात यह है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, किसका दिखाया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है वो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, NH2NP1, और जो यहाँ इमेज आप देख सकते हैं वो NH2NP3, जो कि किसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो उनमें क्या हो रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के D में चला गया, NS1 NP3 ND1, ये हो सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि जनरल जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 है, बट नीचे जाने पर +1 भी स्टेबल हो रही है, तो दोनों दिखा रहे हैं, +1 और +3। जैसे जैसे आप समूह में नीचे की ओर जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी घटती है, और +1 ऑक्सीकरण स्टेट या फिर आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो मैं आपको बता ही चुका हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में ही रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि +3 कैसे शो हो रहा है और +1 कैसे शो हो रहा है। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, जो इफेक्टिव, ये भी मैंने आपको बताया था कि फोर्थ पीरियड, भाई थर्ड पीरियड तक तो ठीक है, बट जैसे आप फोर्थ पीरियड में चलते हैं तो फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। देयरफॉर द रेडियस ऑफ गैलियम
इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अब पहले कौन आता है? बोरोन, फिर कौन आया? एल्यूमिनियम, फिर कौन आया? गैलियम। अब होने का चाहिए था कि गैलियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ गया और वो पास आ गई, साइज इसका घट गया। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ गैलियम मतलब 135 पिकोमीटर जो अप्रोक्स इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम जो कि 143 पिकोमीटर है। समझिए ध्यान से, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स बढ़ गया, फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स इंक्रीज हुआ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर तो इनर्ट पेयर इंक्रीज ही कर रहा है, मतलब रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन ये इंक्रीज करता है, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जितनी शील्डिंग पुअर होती जाएगी उतना लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से बाइंड होते जाएंगे, मतलब अच्छे से अट्रैक्ट होते जाएंगे। किससे? किससे बताइए? न्यूक्लियस से। ठीक है एवरीवन, आई होप क्लियर हुई ये वाली बात। फिर आते हैं हमारे हाइड्राइड्स। जो बोरोन के हाइड्राइड्स हैं, बोरोन हाइड्राइड्स एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म और पॉलीमेरिक फॉर्म। जो हमारा BS3 है, बोरोन हाइड्राइड जो है, ये सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड इज डाइबोरेन। BS3 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो या तो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या पॉलीमेरिक। एल्यूमिनियम जो इनका सेकंड, इस फैमिली का सेकंड मेंबर है, सेकंड एलिमेंट है एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे। ओनली वन कलरलेस solid polymeric hydride known as alane. Aluminium forms only one colorless solid polymeric hydride. जैसे बोरोन दो बना लेता है, एक हमारा क्या हो गया? डाइमेरिक, और एक हमारा क्या हो गया? और द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड इज डाइबोरेन जो कि B2S6 है, डाइमेरिक होता है। तो बोरोन हाइड्राइड एग्जिस्ट इन डाइमेरिक और पॉलीमेरिक फॉर्म, बट जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? फॉर्म्स ओनली वन कलरलेस सॉलिड पॉलीमेरिक हाइड्राइड, जिसे हम कहते हैं AlH3 होल N, इसका जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं, जिसे एलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेन। आई होप क्लियर हुआ। हाइड्राइड्स ऑफ बाकी जो एलिमेंट्स है गैलियम एंड इलियम इंडियम आर नॉट वेरी मच स्टेबल। बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स अनायनिक हाइड्राइड्स एज वेल, जैसे हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसी तरीके से LiGH4। These all are strong reducing agents। आपने पढ़े भी होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हलाइड्स पर। अब इनके हलाइड्स देखते हैं। हलाइड्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देयरफॉर दे हैव ए हाई टेंडेंसी। कैसी टेंडेंसी इनकी? हाई टेंडेंसी। किस चीज के लिए? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव एज लुईस एसिड। Halides have incomplete octet, therefore have a tendency to accept electrons and behave as Lewis acid। जैसे आपका हो गया Pi3, BBr3, BCl3 एंड BF3, ये एसिडिक करेक्टर हो गया। मतलब Bi3 का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा और BF3 का सबसे कम। रीजन बताया आपको, मैं समझाता हूं। अब हलाइड्स का जो होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आप देख सकते हैं बोरोन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड्स बोल देते हैं, बट एसिडिक करेक्टर किस बेस पर डिसाइड कर रहे हैं, समझो ध्यान से। देखो, हलाइड्स के अंदर दे हैव ए हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन बिहेव एज लुईस एसिड्स, बट लुईस एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, या बॉटम टू टॉप आने पर डिक्रीज क्यों हो रहा है? मतलब Bi3 ज्यादा लुईस एसिडिक करेक्टर क्यों शो कर रहा है, BF3 क्यों नहीं कर रहा? समझिए, जब आप BF3 को देखेंगे तो फ्लोरीन भी 2p में इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना, NH2 NP5 2s2 2p5। भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5, और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। दोनों 2p में इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठे हैं, तो 2p 2p में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। दूसरा रीजन समझना, क्योंकि फ्लोरीन के पास बॉन्डिंग बनाने के बाद, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करता है, बोरोन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देता है। बोरोन की
एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में फ्लोरीन क्या करता है, अपने फिल्ड 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसको जिसको हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसका भी p और इसका भी p, एक बार तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, अब जो नया बनेगा वो पाई बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। कौन सी, p पाई बैक बॉन्डिंग। अगर इस बोरोन ने इलेक्ट्रॉन्स जो इसे ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो अगर एक ही फ्लोरीन से करेगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे, तो ये बाकी से भी शो करता है इसी तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अगर आप सोचो फ्लोरीन की जगह हम इसको क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन का 3p में है, किसमें है क्लोरीन का 3p में, तो बैक बॉन्डिंग तो होगी बट वीक हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑर्बिटल साइज डिफरेंस ज्यादा है। और अगर वहीं Br ले ले तो और भी ज्यादा, और I ले ले तो और भी ज्यादा, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि Bi3, BBr3, BCl3 और BF3, क्योंकि BF3 का जो बोरोन का ऑर्बिटल है उसको फ्लोरीन ने एक तरीके से सेटिस्फाई कर रखा है, तो बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कहां से करे, अब बाहर से, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई या नेग्लिजिबल हो गई, जिस वजह से BF3 को जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, सबसे कम। और Bi3 में बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी नेग्लिजिबल है, जिस वजह से Bi3 की लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी या फिर लुईस एसिडिक कैरेक्टर वो ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसी वजह से टॉप टू बॉटम जाने पर लुईस एसिडिक कैरेक्टर या फिर मैं कहूं एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है, बॉटम टू टॉप डिक्रीज करना है, ठीक है। इसी वजह से Bi3 ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू BF3। नेक्स्ट मूव करेंगे हम इसी के पॉइंट पर कि जो BF3 है वो एक कलरलेस गैस है, BCl3 एक कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूमिंग, एंड Bi3 इज ए वाइट फ्यूजिबल सॉलिड, ठीक है। Bi3 क्या है, वाइट फ्यूजिबल सॉलिड। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस द BF बॉन्ड ऑफ BF3 गेट्स ए बॉन्ड ऑर्डर 1.33। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना कि उस के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो वो कितना आता है, BF बॉन्ड 1.33, ना तो 1 आ रहा है ना 2 आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या कहते हैं, और मूविंग डाउन द ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर बता चुका हूं आपको, टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर मेटल के ऑक्साइड्स का क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर अगर ऑक्साइड्स का देखें बोरोन फैमिली में भी, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब B2O3 तो वीकली एसिडिक ही है, और Al2O3 एम्फोटेरिक हो गया, मैंने बताया था ना, Al2O3 एग्जांपल लिया था और एक ZNO एग्जांपल लिया था। एंड अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। B2O3 तो एसिडिक है, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बाकी जो Al2O3 तो वो उभयधर्मी हो गया, और अन्य ऑक्साइड्स कैसे हैं प्रकृति में, क्षारीय हैं, ठीक है एवरीवन, क्लियर। मूव करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरोन पे आते हैं। द इंपोर्टेंट मिनरल्स ऑफ बोरोन क्या है, बोरेक्स, आप अपनी लोअर ग्रेड्स में पढ़ते हो 9th क्लास में, Na2B4O7.10H2 बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का, और इसके बारे में क्वेश्चंस आपके हायर ग्रेड्स तक भी पूछे जाते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, H3BO3 साइड प्रोडक्ट यूज होता है, कई जगह साइड प्रोडक्ट बनता है, राइट, कई जगह यूज भी होता है। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड H3BO3, जिसको आप लिख सकते हो BOH होल थ्राइस की फॉर्म में भी, कैसे लिख सकते हो, BOH होल थ्राइस की फॉर्म में। एंड कर्नाइट Na2B4O7.4H2, देखो बोरेक्स और कैरनाइट के फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोरेक्स Na2B4O7.10H2 और कैरनाइट Na2B4O7.4H2, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इंपॉर्टेंट मिनरल्स समझ में आ गए बोरोन के। तो क्या कहता है प्रिपरेशन में, नाउ डेज बोरोन इज ऑब्टेन्ड बाय, प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो नाउ डेज जो आजकल जो बोरोन है, बोरोन को बोरिक एनहाइड्राइड, boron is obtained by electrolysis of a fused mixture containing boric anhydride B2O3, magnesium oxide एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। कितने डिग्री सेल्सियस पर, थोड़े हाई टेम्परेचर पे, कितना 1100 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है, 1100 डिग्री सेल्सियस। तो नाउ डेज बोरोन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर
containing what? Boric anhydride, magnesium oxide and magnesium fluoride at 1100 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं 2mgO क्या दे रहा है आपको? 2mg प्लस O2 और B2O3 प्लस 3mg क्या दे रहा है? 2B प्लस 3mg। ये रिएक्शंस आप समझ सकते हैं। क्रिस्टलाइन बोरोन इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ B2O3 विद एल्यूमिनियम पाउडर। अब बोरोन दो फॉर्म में, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे B2O3 विद एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? 2B प्लस Al2O3। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। एमोर्फस बोरोन ऑफ लो प्योरिटी, जो लो प्योरिटी का एमोर्फस बोरोन होता है लगभग उसको हम बोलते हैं मोइसन बोरोन। क्या कहते हैं? मोइसन बोरोन। और ये कैसा होता है? ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोरोन दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन बोरोन इज केमिकली इनर्ट, केमिकली नॉट रिएक्टिव होता है, जबकि एमोर्फस बोरोन केमिकली एकदम एक्टिव होता है। ठीक है, वो केमिकली इनएक्टिव हो गया क्रिस्टलाइन, और एमोर्फस केमिकली एक्टिव होता है। एमोर्फस बोरोन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो जो एमोर्फस बोरोन है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो कौन शो कर रहा है? एमोर्फस, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो इनएक्टिव है। ऑन हीटिंग विद एयर एट 700 डिग्री सेल्सियस क्या बना रहा है? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और नाइट्राइड एंड नाइट्राइड। 4B प्लस 3O2 क्या बना दिया? B2O3, और 2B प्लस N2 क्या बना दिया? 2BN। बोरोन नाइट्राइड, बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन ऑक्साइड, और B2O3 का दूसरा नाम है बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अटेम्प्ट करते रहिए। बोरोन इज अटैक्ड, ध्यान से नोट डाउन करते रहिए, बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड्स आपने सुना होगा, जैसे H2SO4, HNO3, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेनी है इनकी। तो बोरोन इज अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक, जैसे कि सांद्र H2SO4 और HNO3। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट आप रिएक्शन देख सकते हैं, बोरोन प्लस 3HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आपको क्या मिल जाएगा? बोरिक एसिड H3BO3, या फिर आप बोल सकते हो BOH होल थ्राइस प्लस 3NO2। इट डिसॉल्व्ड इन फ्यूज्ड एल्कलीज एंड लिबरेट हाइड्रोजन। रिएक्शन देखिए, ये बोरोन जो है वो फ्यूज्ड एल्कली जैसे 6NaOH इसमें डिसॉल्व हो गया, और क्या दे दिया आपको? 2Na3BO3 प्लस 3H2। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी। तो 2B प्लस 6NaOH गिव्स 2Na3BO3 प्लस 3H2। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एट हाई टेम्परेचर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, जैसे मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन देख सकते हैं, एंड फॉर्म्स बोराइड सच एज मैग्नीशियम बोराइड Mg3B2। रिएक्शन आप यहां पर देखेंगे, 3Mg प्लस B2 गिव्स Mg3B2, 3Mg प्लस B2 गिव्स Mg3B2। इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग, मतलब शक्तिशाली अपचायक है। इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर एवरीवन? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। मूव करता हूं रिएक्शंस पे। कैसे है ये शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट? आपने देखा 3CO2 ने 4B के साथ रिएक्शन करी और क्या बना दिया? 2B2O3 प्लस 3C। आप देखेंगे कार्बन का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है और उधर 0 है, मतलब कार्बन का रिडक्शन हो गया। CO2 का क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन +4 से 0 गया, रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे SI का भी +4 से 0 गया, रिडक्शन हुआ। तो इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इसने क्या किया? 3CO2 प्लस 4B गिव्स 2B2O3 प्लस 3C। पहली रिएक्शन। SiO2 के साथ देख लीजिए, क्योंकि सेम फैमिली के तो सेम ही रिएक्शन आ जाएगी। O की जगह SI रखना है, तो 3SiO2 प्लस 4B गिव्स 2B2O3 प्लस 3SI। 2B2O3 प्लस 3 सिलिकॉन मतलब SI। क्लियर एवरीवन? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यह एक शक्तिशाली अपचायक है। इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। यूजेस समझ लेते हैं बोरोन के। यूजेस क्या बोरोन के? It is used as control rods in atomic reactors and as a deoxidizer। यह परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ों के रूप में और एक विऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह किस रूप में उपयोग किया जाता है? यह परमाणु रिएक्टरों में किसने? नियंत्रण छड़ों, मतलब कंट्रोल रोड्स इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड एज ए डीऑक्सीडाइजर। डीऑक्सीडाइजर क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डीऑक्सीडाइजर तो हो ही गया। ठीक है,
चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, द इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम देख लेते हैं। आर बॉक्साइट AlOx OH होल थ्राइस -2x, OH होल 3 -2x, नॉट थ्राइस, 3 -2x, जहां पे x जो वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में। एंड जैसे कैलोनाइट का फॉर्मूला हो जाता है Al2OH होल 4 Si2O5, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन समझिए, संश्लेषण। बॉक्साइट, बॉक्साइट और आपने सुनी होगी हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट बहुत। तो बॉक्साइट कंटेन्स SiO2 to form iron oxides and titanium oxide. Bauxite contains SiO2, iron oxides and titanium oxide. ये oxides as impurities इसमें present होते हैं, सिलिकॉन के, आयरन के एंड टाइटेनियम के। लीचिंग ऑफ bauxite ore is carried out with concentrated NaOH solution. Aluminium is obtained by electrolysis of Al2O3 mixed with Na3AlF6 और CaF2, जिसको हम किस में यूज करते हैं, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। ओवरऑल रिएक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2Al2O3 से हमें क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम। 2Al2O3 से हमें क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है ना, वो कुछ इस तरीके की प्रोसेस है, उनमें एल्यूमिनियम के लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। तो 2Al2O3 गिव्स 4Al प्लस 3O2, ठीक है। उसके अलावा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यह है आपका ब्लूइश व्हाइट लस्ट्रस मेटल एंड लूजेस इट लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। इसके ऊपर आ जाती है एक ऑक्साइड लेयर होती है जो Al2O3 की, और इट इज लाइट, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जिसकी वजह से अपना लस्टर तो लॉस कर देता है, बट इसका जो क्या है, ऑक्सीडेशन है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता उस लेयर के आने की वजह से, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं किस पे, समरी पे। आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आप जानते हैं, सीधी सी एक लाइन में बोलूं तो द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इट इज द टेंडेंसी ऑफ द s इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ हैवी p ब्लॉक एलिमेंट्स टू रिमेन नॉन बॉन्डिंग, निष्क्रिय रहना है उन्हें, रिमेन नॉन बॉन्डिंग और इनर्ट। This effect is observed in heavier elements of group 13 to 16, leading to lower oxidation states, and जिस वजह से leading to lower oxidation state being more stable than higher ones. हायर की तुलना में लोअर वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। हमने पीरियडिसिटी देखी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने देखा प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई शो पीरियडिक ट्रेंड्स अक्रॉस द पी ब्लॉक, शो करते हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, सारी चीजें देखी। Reactivity varies widely. Non-metals, metalloids and metals all are present in the p block. हमने बेसिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर किस तरीके से इंक्रीज, कहां पे डिक्रीज, ऑक्साइड्स का कैसे डिक्रीज, हाइड्रेट्स का कैसे इंक्रीज, सारी चीजें देखी। हाइड्रेट्स के गुण देखे। हाइड्रेट्स कैन बी आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ p block elements कैन बी रिएक्टिव, often acting as reducing agent और bases। NH3 जैसे बेसिक करेक्टर उनमें देखा, NH3, PS3, ASH3 में, और उसके अलावा देखा रिड्यूसिंग करेक्टर कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है। ग्रुप 13 फैमिली देखी फिर हमने, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली, जिसमें एलिमेंट्स से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। उसके बाद हमने देखा इट शो ए मिक्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें बोरोन इज ए, बोरोन का आप किस में ले सकते हो, बोरोन इज ए नॉन मेटल, बोरोन इज ए नॉन मेटल, ठीक है, बोरोन इज ए नॉन मेटल, वाइल अदर आर, और एल्यूमिनियम किस में, एल्यूमिनियम या बाकी जो भी है वो क्या है, आपके मेटल्स, ठीक है। बोरोन को किस में ले लेंगे, एज ए नॉन मेटल। उसके बाद हमने देखा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरोन, बोरोन की तैयारी, गुण और उपयोग। टिपिकली obtained through the reduction of boron compounds like borax, typically obtained through the reduction of boron compounds like borax। हमने देखा फॉर्मूला क्या था, Na2B4O7.10H2O, ये हमने देखा था बोरेक्स, ठीक है। उसके अलावा बोरिक एसिड जैसे कंपाउंड्स पे उसके देखे, जैसे H3BO3। हार्ड, ब्रिटल,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन फॉर्म्स। इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और जो एमोर्फस फॉर्म होती है, दो फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स केमिकली इनर्ट रहती है, एमोर्फस फॉर्म केमिकली एक्टिव रहती है। यूज्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक्स, डिटर्जेंट्स एंड एज ए सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम देखे हमने। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर मैंने बताया बाय द बेयर्स प्रोसेस आप लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन जो हम करते हैं वो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के थ्रू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन। लाइट वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आज की क्लास में हमने देखे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास एवरीवन। सो इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।